चित्रा को हमेशा से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया करती और सभी में हमेशा वो प्रथम स्थान पर भी आया करती। चित्रा को सबसे ज्यादा वाटर पेंट करने का बड़ा शौक था। उसने वाटर पेंट से अलग अलग तरीके की बहुत ही यूनिक पेंटिंग्स बनाई थी। ऐसी एक दिन चित्रा की पेंटिंग देखकर उसकी माँ बबीता बोलती है, अरे बेटा, क्या तू सारा दिन इन रंगों में उलझी रहती है? अरे कागजों में रंग भरना छोड़ और अपनी जिंदगी में नए रंग भर। तेरी नजर में कोई लड़का है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं अपनी तरह से लड़के देखने की कोशिश करूँ। माँ, जैसा आपको सही लगे। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं है। मुझे तो बस वाटर पेंट करना पसंद है। अब वाटर पेंट से मेरी शादी करवा दो। धत पगली, कैसी बातें करती है। माँ, कितना अच्छा होता ना अगर ये रंग हमें सुन पाते, बोल पाते, देख पाते। माँ देखो ना, जब हम किसी शादी की तस्वीर में कलर भरते तो कितनी सुंदर लगने लगती है, जैसे वो अपनी कहानी बता रहे हो। हाँ हाँ, बस बस तो अपनी वाटर पेंटिंग कर, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर बबीता वहाँ से चली जाती है और चित्रा अपनी पेंटिंग बनाती रहती। वक्त गुजरता जाता, चित्रा की शादी विपुल नाम के एक लड़के से हो जाती है। विपुल की माँ मेघा बबीता की चित्रकारी को कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं देती। ऐसी एक दिन बबीता अपने कमरे में बैठी जब पेंटिंग कर रही थी, तभी मेघा वहाँ पर आती है और उससे बोलती है, बहू, तुझे सारा दिन कोई काम नहीं है क्या? छोटे बच्चों की तरह बस ये रंग पानी पेंसिल लेकर बैठ जाती है। घर में और भी 100 काम होते हैं करने के लिए, उन्हें कर लिया कर। माँ जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ, उसके बाद ही वाटर पेंट बनाना शुरू किया है। हालांकि आपको फिर भी ऐतराज है तो बताइए कौन सा काम है, मैं पहले वो खत्म कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी पेंटिंग शुरू करूँगी। अचार की सारी बर्नियों को धूप में रखा और कपड़े उतारकर प्रेस कर दे, और उसके बाद मेरे लिए 1 कप चाय बना दियो, फिर जो करना है करती रह। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और चित्रा फटाफट से मेघा के बताए हुए सारे काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब चित्रा और चित्र कागज पर पेंटिंग करना और दीवारों पर वाटर पेंटिंग करना शुरू कर देती है। जहाँ कहीं भी उसे कुछ खाली हिस्सा दिखता, वो कुछ बनाने की सोचती और अपने कलर और ब्रश उठाकर शुरू हो जाती और पेंटिंग बनाना शुरू कर देती, जिसे देखकर मेघा को बहुत गुस्सा आता और वह चित्रा को डांटते हुए बोलती है, बहू, तेरा दिमाग पहले ही घुटनों में था, अब क्या तेरे पैरों की तलियों में चला गया है? ये तूने क्या कहर बना रखा है सारे घर का? अरे ये मेरा घर है, कोई चित्रकला की किताब नहीं जो जगह जगह पर तूने हाथी घोड़े सांप और मोर बना दिए हैं। सारे के सारे पेंट का सत्यानाश करके रख दिया है। आज मैं तेरा इस वाटर पेंट का खेल ही खत्म कर दूंगी। इतना कहकर मेघा के चित्र, सारे ब्रश, कलर और वाटर पेंटिंग्स का सारा सामान उठाकर वो कचरे के डब्बे में डाल देती है और उससे बोलती है, अगर अब तूने नए ब्रश और पेंटिंग कलर मंगाकर अगर एक भी चित्र बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। और अब जो भी तूने कलाकारी करी है ना, सारी की सारी साफ कर। मुझे घर बिल्कुल पहले की तरह साफ सुथरा चाहिए, समझ गई? जी माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। चित्रा की बात सुनकर मेघा वहाँ से चली जाती है और चित्रा अपनी बनाई हुई सभी पेंटिंग्स को दीवारों से हटाना शुरू कर देती है। कभी कभी कोशिश करने के बाद आखिरकार चित्रा सभी पेंटिंग्स को साफ कर देती है और हर जगह दोबारा से पेंट कर देती है, क्योंकि चित्रा को हमेशा से ही पेंटिंग कलर्स का बहुत शौक था। उसे मेघा की बातों से बहुत ठेस पहुँचती है और वो खुद से कहती है, मेरी सासू माँ को भी दिक्कत है। आखिर मुझे एक रंग भरना ही तो पसंद है। एक तो मैं अपने घर पे भी पूरा नहीं कर पाई और सोचा था कि ससुराल आके अपना शौक पूरा कर पाऊंगी, आखिर यहाँ भी नहीं कर पाई। ऐसा क्यों? चित्रा इतना बोल ही रही थी कि तभी उसका पति विपुल आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ चित्रा, तुम अपने आप में कौन सा गीत गा रही हो? कोई गीत नहीं गा रही हूँ, बस सासू माँ की बातों से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया, बताओ तो मुझे। चित्रा विपुल को सारी बातें बता देती है, जिस पर विपुल बोलता है, चित्रा, एक बार तुम माँ के तरीके से भी तो देखो। अगर तुम घर के दीवारों पे, टेबल पे वाटर पेंट करोगी तो वो गुस्सा ही करेंगी ना। और अगर तुम्हें वाटर पेंट करने का इतना ही शौक है तो क्यों ना तुम कुछ अलग ट्राई करो। अरे मैंने यूट्यूब पे ना बहुत सारे शॉर्ट्स देखे हैं, लोग कपड़े पे बनाते हैं, टी शर्ट पे बनाते हैं, साड़ी पे डिजाइन बनाते हैं। तुम वैसा कुछ ट्राई करो। वाह, क्या आइडिया दिया है। अब से तो मैं यही करूँगी, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली और ना ही कोई मुझे वाटर पेंटिंग करने से रोकेगा। अगले ही दिन चित्रा मेघा से छुपकर वाटर पेंट का सारा सामान फिर से ले आती है और चुपचाप अपने कमरे में रख लेती है। दिन भर के सारे काम से फ्री होने के बाद जैसे ही चित्रा को समय मिलता, वो कभी साड़ी पर तो कभी कैनवास पर तो कभी प्लेन कपड़े पर वाटर पेंट के तरह तरह के डिजाइन बनाना शुरू कर देती।
ऐसी वो एक दिन बहुत खूबसूरत साड़ी तैयार करती है और साड़ी को मेघा को देती है, जिसे देखकर वो बोलती है, ये साड़ी तू कहाँ से लेकर आई बहू? मैं कहीं से भी लाई हूँ। माँ जी आप ये बताइए आपको ये साड़ी कैसी लगी? साड़ी तो बहुत सुंदर है और इस पर ये जो डिजाइन बना है ना, सच में बहुत ही खूबसूरत है। कुछ अलग ही लग रहा है। कहाँ से लेकर आई बहू, बता तो दे। माँ जी ये साड़ी ना मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्लेन साड़ी थी, मैंने इसे वाटर पेंट करके डिजाइनिंग साड़ी बना दिया। ये वॉशिंग भी कर लो तो ये धोने वाला नहीं है, ये बिल्कुल पक्का कलर है। माँ जी बहू तू सुधरेगी नहीं, पर सच में साड़ी पर तूने काबिले तारीफ डिजाइन बनाया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो तूने बस साड़ी तो नहीं बनाई होगी। चल बता जरा क्या क्या बनाया है तूने? मेघा की बात सुनकर चित्रा उसे अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ पर वाटर पेंट से तैयार हुई बहुत सारी चीजें जैसे कैनवास, साड़ी, टी शर्ट, काफी सारी चीजें वो अपनी सास को दिखाती है, जिसे देखकर मेघा चित्रा की खूब तारीफ करती है। तभी वहाँ पर विपुल आता है और उससे बोलता है, चित्रा जल्दी से ना जयपुर जाने की तैयारी करो। जयपुर जाने की तैयारी? पर क्यों बेटा, तू बहू को कहीं घुमाने लेके जा रहा है क्या? नहीं माँ, चित्रा और मैं घूमने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहाँ एग्जीबिशन में लेकर जा रहा हूँ। एग्जीबिशन विपुल जी, उसे एग्जीबिशन बोलते हैं। जयपुर में पेंटिंग एग्जीबिशन लगने वाला है, जहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी पेंटिंग को लेकर आ रहे हैं। इसमें हर तरीके के कलाकार को आमंत्रित किया गया है, जैसे वो लोग शेडिंग पेंटिंग करते हैं या थ्रेडिंग पेंटिंग करते हैं, और मैं वाटर पेंटिंग करती हूँ। ऐसे में सभी पेंटर को बुलाया गया है और जीतने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और साथ ही उसका खुद का पेंटिंग पॉइंट खोल दिया जाएगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज तक मैंने सारे कंपटीशन जीते हैं और तुम देख लेना ये एग्जीबिशन में मैं ही जीतूंगी। हाँ हाँ बहू, जीत के तो आना, वरना मैं तेरी सारी पेंटिंग बंद करवा दूंगी। अरे माँ जी आप चिंता मत करो, मैं ही जीत कर आऊंगी। 3 दिन के बाद हमें जयपुर के लिए निकलना होगा, उससे पहले तुम एक मास्टरपीस बना देना। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। 3 दिन के भीतर चित्रा एक बहुत ही सुंदर नेचर से रिलेटेड वाटर पेंट का मास्टरपीस बनाती है। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वो जयपुर के लिए निकल जाती है, जहाँ सभी पेंटर्स की पेंटिंग रखी जाती है, वहीं पर चित्रा के मास्टरपीस को भी रखा जाता है। जो कोई भी चित्रा के वाटर पेंट की सहायता से बने इस नेचर के मास्टरपीस को देखता, उसके मुंह से वाह निकलता। एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा भी रेटिंग उसी को मिली। वो चित्रा ही थी जिसे एग्जीबिशन को भी जीत लिया था और सबके सामने अपनी पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए बताती है, दिस इज द नेचर, सी इज द वाटर एंड दिस इज अ शेड ऑफ वाटर, लाइक लाइफ इज अ चाइल्डहुड, यंगर एंड ओल्डर लाइक दिस। जिसे हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं मानते, हम किसी भी सिचुएशन में अगर पेंटिंग का यूज करेंगे तो उससे हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। जैसे सादा पानी होता है जिसका कोई रंग नहीं होता है, वो नए नए रंगों के साथ मिलकर एक नया रंग बनता है जो हर किसी की भावनाओं को दर्शाता है। वैसे ही पेंटिंग हमारे पूरे जीवन को दर्शाता है। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतना पसंद किया और मेरी पेंटिंग को। चित्रा की बातें सुनकर सभी लोग तेज तेज तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद चित्रा को एक छोटा सा अवार्ड भी दिया जाता है और पूरे 50 लाख का चेक भी। साथ ही चित्रा को उसकी पेंटिंग के जरिए दूसरे स्टूडेंट्स को भी सिखाया जाता है जो पेंटिंग्स में इंटरेस्ट रखते हो। चित्रा उन्हें वाटर पेंट से पेंटिंग बनाना और मास्टरपीस जैसी चीजें तैयार करना सिखाया करेगी। साथ ही बहू की जीत की खबर मिलते ही मेघा भी खुशी से झूम उठती है। इस तरह चित्रा भी अपने बुरे वक्त के पार करके अपनी जिंदगी में नए नए रंगों को सींचती हुई चली जाती है। दीपक अपनी मेडिसिन की शॉप पर एक कस्टमर से डील कर रहा होता है। तभी उसकी दुकान पर एक लड़की आती है, जिसे देखकर दीपक अपनी सुध-बुध खो जाता है और उसे बस देखता रहता है। मन ही मन में उसे देखकर दीपक बोलता है, यार इतनी भी खूबसूरत लड़कियां होती हैं क्या दुनिया में? कैसी गोरी चिट्टी पैरासीटामोल गोली की तरह है और चेहरे की क्यूटनेस तो बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह है जो मुझसे बोल रही है 10 रुपए के तुरतुरे दे दो। हेलो सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आपके पास ये दवाई मिल जाएगी? मैंने पूरे मार्केट में ढूंढ लिया लेकिन मुझे ये दवाई कहीं नहीं मिली। मिलेगी कहाँ से? पूरे शहर को दवाई मैं देता हूँ और ये दवाई मेरे सिवा कहीं नहीं मिलेगी। पर अभी ये दवाई है नहीं, आप मुझे 1 घंटे का टाइम दो। 1 घंटे बाद? लेकिन मुझे ये दवाई अभी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, आप मेरा कार्ड रख लो और व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस सेंड कर देना। जैसे ही दवाई आएगी मैं आपके घर दवाई पहुंचा दूंगा। ग्रीटी उसका कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके व्हाट्सएप पर अपना पता सेंड कर देती है। कुछ ही देर बाद में दीपक उसकी दवाइयाँ लेकर उसके घर पहुँचता है। उसको अपने घर पर देखकर
ग्रीटी उसके हाथों से दवाइयाँ लेकर उसे बोलती है। अरे आप खुद आ गए दवाई लेकर? हाँ जी, वो शॉप पर ना कोई लड़का नहीं था और आपने बोला था कि आपको जल्द से जल्द दवाई चाहिए, बस इसीलिए मैं खुद आ गया। कोई बात नहीं। वैसे कितने रुपए हो गए? वो आपके घर में टूटी लगी है, पानी आता है उसमें? हाँ। अच्छा, आप प्लम्बर भी है क्या? अरे नहीं, वो बाहर बहुत गर्मी है, प्यास लग रही थी, एक गिलास पानी मिलेगा? दीपक पानी पीने के बहाने उसके घर में जाता है, जहाँ वो उससे कुछ देर बातें करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रीटी अपनी फैमिली के साथ यहाँ अभी नई शिफ्ट हुई है। ये सुनते ही दीपक खुद से बोलता है। तभी तो बोलूं, इतना खूबसूरत फल आज तक हमारी मंडी में तो था नहीं, फिर आज ये ताजे ताजे फलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? जी कुछ बोला आपने? जी मैं बोल रहा था कि आपके घर में अभी कुछ दिन पहले ही पेंटिंग हुई है क्या? खुशबू आ रही है पेंट की। वैसे हमारा घर बहुत पास में है, मेरा घर आपके पीछे वाली गली में ही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आते जाते रहना। देख लो दोस्तों, खुद लाइन मार रही है। हाँ, आप याद करते रहना, मैं आ जाऊंगा। दीपक अपनी नई पड़ोसन पर लाइन मार ही रहा होता है कि तभी वहाँ ग्रीटी का पति भाविन आ जाता है, जिसे देखकर दीपक उससे बोलता है। वैसे आपका भाई देखने में डेंजर है। अरे वो भाई नहीं, हस्बैंड है मेरे। ये सुनते ही दीपक हैरान हो जाता है। उसके पति को देखकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते उससे बोलता है। अच्छा मैं चलता हूँ, आना जाना तो अब लगा ही रहेगा, आपने जो बोला है, और मेरा घर पास में ही है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे घर आकर मुझे याद कर सकती हैं। ये बोलकर दीपक अपने घर के लिए निकल जाता है और घर जाकर अपनी बीवी बिल्लो को आवाज देते हुए बोलता है। बिल्लो, ओ मेरी प्यारी बिल्लो, बिल्लो तू कहीं मरवर तो नहीं गई? मुझे ये स्मेल कैसी आ रही है? उसकी आवाज सुनकर बिल्लो उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही दीपक पीछे मुड़ता है, अपनी बीवी को अपने सामने देखकर वो बेड पर गिर जाता है। बिल्लो अपने पति को देखकर गुस्से से उसे बोलती है। अभी मरी नहीं हूँ और तुम कब से डिलीवरी करने लगे? बिल्लो डार्लिंग, मैं केमिस्ट वाला हूँ, डॉक्टर थोड़ी जो डिलीवरी करूँगा। ओ मोटे दिमाग के आदमी, होम डिलीवरी की बात कर रही थी, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ और किसके घर और क्या डिलीवर करने गए थे? ये राज मेरे सारे राज खोल देगा। अरे वो लंच टाइम था, अब तुम्हें तो पता है ना, लंच टाइम पर कोई हिलने को तैयार नहीं होता, और ये दवाई टाइम पर देनी जरूरी थी, इसीलिए मैं खुद चला गया। अच्छा तो काम करो, जितने लड़कों को तुमने काम पर रखा है ना, उन सबकी छुट्टी कर दो, क्योंकि सारा काम तो तुम्हें ही करना है, फिर उनको मुफ्त की सैलरी क्यों देना? अरे तू बोलेगी तो मैं तुझे भी कुछ नहीं दूंगा, अब खाना दे दे, नहीं तो यहीं भूख से मर जाऊंगा। बिल्लो दीपक को खाना देती है और खाना खाने के बाद दीपक ग्रीटी से चैट करने लगता है, पर बिल्लो ये सब देख लेती है। वही अगले दिन दीपक ग्रीटी और उसके पति को अपने घर पर बुलाता है, अपना घर दिखाने के लिए, जहां भाविन बिल्लो को देखकर उस पर लाइन मारने लगता है और अकेले में उसके पास जाकर बोलता है। वैसे आपके पति और मेरी बीवी की जैसी दोस्ती बन चुकी है ना, इन कुछ दिनों में हम भी वैसे दोस्त बन सकते हैं। क्यों, खुद की बीवी पसंद नहीं है जो मुझसे दोस्ती करनी है? घर की मुर्गी दाल बराबर, भला अपनी बीवी किसको पसंद होती है? हम पड़ोसी हैं, अब पड़ोसी दूर रहेंगे तो मुसीबत में साथ कौन देगा? बात तो सही बोल रहे हो, मैं सोच कर बताऊंगी। ये बोलकर बिल्लो वहाँ से ग्रीटी के पास जाती है और उससे कुछ देर बातें करने लगती है। ग्रीटी उससे बातें करके कुछ देर बाद में अपने पति के साथ घर चली जाती है और घर जाकर वो अपने पति से बोलती है। तुम्हें उसकी बीवी कैसी लगती है? तुमसे अच्छी, मेरा मतलब अच्छी है, तुमसे कम है, पर मुझे भी वो चुड़ैल बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, हमें उनसे कोई दोस्ती नहीं रखनी, अब से हम उन दोनों मियाँ बीवी की शक्ल भी नहीं देखेंगे। पर जान, तुम्हें मेरे साथ सोना है, आई मीन टू से रहना है, तो तुम्हें तुम्हारी नई पड़ोसन की कसम है, दूर हो जाओ उससे। इतना बोलकर ग्रीटी सो जाती है, तो वहीं बिल्लो भी कुछ ऐसी बातें करके दीपक को ग्रीटी से दूर कर देती है, जिसके बाद दोनों आदमी बस वैसे अपनी आपके नई पति पड़ोसनों को और अपने मेरी बीवी सपने की में देखने जैसी लगते हैं। दोस्ती बन चुकी ऐसे है ना, ही एक इन दिन कुछ दिन दीपक अपनी शॉप से अपने घर जा रहा होता है और भाविन अपने ऑफिस से, जहां वो दोनों देखते हैं कि ग्रीटी और बिल्लो घर के बाहर खड़ी होकर
बड़े ही प्यार से बातें कर रही हैं और ग्रीटी बिल्लो से बोलती है। सच में बिल्लो, तुम्हारा आइडिया बड़े कमाल का था। हमें कोई बहाना भी नहीं देना पड़ा और दोनों ने अपनी अपनी पड़ोसन पर लाइन मारना बंद कर दिया। अरे इनको लाइन पे लाना बहुत जरूरी था। अगर लाइन पर नहीं लाते तो इनकी गलतफहमी कैसे दूर होती कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती, बल्कि घर की मुर्गी भी तंदूरी चिकन होती है। दोनों अपने प्लान के बारे में बात कर ही रही होती हैं, तो वहीं उन दोनों के पति उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं। इंसान सबसे बच सकता है, पर अपनी बीवी की नजरों से नहीं। वैसे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर लाइन मारने की? ठीक वैसे ही साले जैसे तेरी हिम्मत हुई, पर वो तो मेरी बीवी होशियार थी जिसने हमें गलती करने से रोक लिया। सही बोल रहा है तू। मेरी नई पड़ोसन कितनी होशियार है मुझे आज पता चला। पर भाई ये बात उन दोनों को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमें उनकी सारी बात पता चल गई है। ये बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद में उनके मोहल्ले में एक नई पड़ोसन अपने दो भाई के साथ रहने आती है, जिसे देखकर दोनों फिर से अपने पहले वाले अवतार में आ जाते हैं और अपनी नई पड़ोसन के पास जाकर उससे बोलते हैं। शादीशुदा हो? नहीं, मैं यहाँ कुछ दिन काम के सिलसिले में आई हूँ। तुम्हारा वेलकम है हमारी नई पड़ोसन। जहाँ वो दोनों अपनी नई पड़ोसन का वेलकम कर रहे होते हैं, तो वहीं उसके दोनों भाई बाहर से उनकी बीवियों को बालकनी में देखकर लाइन मार रहे होते हैं। अपने चक्कर में ये दोनों एक बार फिर भूल गए कि इनकी पत्नियां भी हैं। रितिका अपने कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है और वो देखती है कि कॉल उसकी माँ रेवती का है, जिसके बाद वो बोलती है। मम्मी, कितने दिनों बाद फोन किया है आपने? आपको तो ना मेरी याद ही नहीं आती। अच्छा जी, बोल तो ऐसे रही है जैसे तुम मुझसे रोज वीडियो कॉलिंग पे बात करती रहती है। और बता, कैसी है तू? हाँ मम्मी, सब ठीक है। अरे सुन रितिका, वो तेरी बुआ की जिठानी के भाई के लड़के का लड़का है ना, प्रीतम। अरे वही तेरे दूर का भाई, उसकी नौकरी यहीं दिल्ली में लगी है। 1 हफ्ते बाद यहाँ आ रहा है। अरे वही प्रीतम भैया ना, जिनके साथ मिलकर मैं आपको बहुत परेशान करती थी। पर बेटा उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो मैंने सोचा महीने 2 महीने तू अपने पास ही उसे रख ले। इससे दामाद जी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अरे माँ, दिक्कत कैसी? आखिर मेरा भाई उनका भी तो साला है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और शाम को जब उसका पति किशन ऑफिस से घर आता है, तो वो उसे अपने भाई के आने की बात बताती है। ये सुनकर वो बोलता है। जहाँ तक मुझे पता है तुम तो सासू माँ की इकलौती बेटी हो, फिर ये मेरा साला कब पैदा हो गया? अरे साला नहीं, दूर का साला। ये मेरी बुआ की जेठानी के भाई के लड़के का लड़का है, मतलब मेरा दूर का भाई। तो दूर के भाई को पास आने की क्या खुजली हो रही है? क्या किशन, इतने दिनों बाद तो मेरा भाई आ रहा है, उसमें भी तुम्हें मिर्चियाँ लग रही हैं। अरे 2 महीने की ही तो बात है, यूं ही हंसते खेलते चुटकी बजाते बीत जाएंगे देखना। और वैसे भी हंसते खेलते घरों में ही रिश्तेदार आते हैं। ये औरत 2 महीने तो ऐसे बोल रही है जैसे 2 दिन की बात हो। हाँ, और उन्हीं हंसते खेलते घर वालों की ऐसी की तैसी भी कर देते हैं। चलो, अब तुमने कह ही दिया है तो आने दो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन रितिका किशन को कॉल करके बोलती है। सुनो, शाम को ऑफिस से जल्दी निकल कर ना प्रीतम भैया को लेते आना एयरपोर्ट से, भूलना मत। यस बॉस, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, पर अब काम भी करने दो। इतना बोलकर रितिका कॉल कट कर देती है और काम के चक्कर में किशन एयरपोर्ट जाना भूल जाता है, जिसके बाद ऑफिस से निकलते वक्त उसे याद आता है और वो खुद से बोलता है। ओह शिट यार, मैं तो एयरपोर्ट जाना ही भूल गया। कुछ सोच किशन, कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज तेरी अच्छे से लंका लग जाएगी। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि रितिका हाथ में बेलन लिए खड़ी है। ये देखकर वो डर कर बोलता है। वो मैं तो टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गया था, पर वो क्या नाम कहा था तुमने, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अरे वही मेरा दूर का साला, मुझे कहीं दिखा ही नहीं, इसीलिए। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है। ऐसा था क्या? मुझे तो आप कहीं दिखे ही नहीं। कहीं आप एयरपोर्ट की जगह रेलवे स्टेशन तो नहीं पहुंच गए थे? एक काम आप ढंग से नहीं कर सकते, आपकी वजह से मेरे भाई को इतनी दूर से टैक्सी करके आना पड़ा। कोई बात नहीं जीजी, पहली बार है, अब से नहीं करेंगे। क्यों जीजू,
अब आप आ ही गए हो तो टैक्सी वाले को 3000 दे देना किराए के। 3000? पर एयरपोर्ट तो मुश्किल से 1 घंटा दूर है साले साहब। इतना क्यों चौंक रहा है जीजू? वो तो जीजी ने ही कहा है कि तेरे जीजा जी दे देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा जीजा तो मोहल्ले का अंबानी हो रहा है ना, जो 3000 टैक्सी का किराया भरने के लिए बैठा है। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं देता हूँ ना किराया। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी खाने को देखकर किशन बोलता है, रितिका, आज तुमने किस गम में खाना बनाया है जो टिंडे की सब्जी, मसूर की दाल, घुइयां की चटनी और सूखी रोटी बना के रख दी? तो भला इस खाने में क्या बुराई है? कितनी पौष्टिक चीजें हैं ये सारी, और ये सारा खाना प्रीतम भैया के पसंद का भी तो है। आजकल के लड़कों के खाने के टेस्ट को क्या हो गया है जो ये टिंडे गुइयां खा रहा है? इसके चक्कर में मुझे भी यही ठूसने पड़ेंगे। और कुछ है क्या? नहीं नहीं, रहने दो, आज बाहर ही खा लूंगा। इतना कुछ तो रखा है टेबल पर, और क्या चाहिए? और जीजी ने इतने प्यार से बनाया है ये सब, और आप कह रहे हो बाहर खा लोगे? ऐसा ही है तो ऑर्डर कर दो, आपके साथ साथ हम भी खा लेंगे। क्यों जीजी? जी हाँ, जब प्रीतम इतना कह ही रहा है तो कर दीजिए ना। और वैसे भी जब से बेचारा यहाँ आया है कुछ बोलता ही नहीं है, जो बनाते हैं वही खा लेता है चुपचाप। जब कुछ खाता ही नहीं तो ये गुइयां टिंडे किस आदि मानव के लिए बनाए थे? ठीक है, आज साले साहब के लिए ये भी कर ही देते हैं। इतना कहकर वो खाना ऑर्डर कर देता है। ऐसे ही एक दिन प्रीतम किशन के पास जाकर बोलता है, जीजू, आपके पास वो 3 पीस सूट है, वो एक दिन के लिए उधार मिलेगा क्या? तुम्हें किसने बताया सूट के बारे में? जीजी ने। देखो, अब कोई बहाना मत बना देना, मुझे जरूरत है उसकी, शाम को वापस करता हूँ ना मैं आपको। जिसके बाद किशन उसे अपना सूट निकालकर दे देता है और बोलता है, ध्यान से साले साहब, वैसे मैं अपने कपड़े किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो तो रितिका ने तुम्हें बता दिया तो दे रहा हूँ, प्लीज इसे खराब मत कर देना, बहुत महंगा है। डोंट वरी जीजू, मैं इसे बिल्कुल भी गंदा नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और शाम को जब वो घर वापस आता है तो किशन उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रीतम ने उसका सूट पहना तो था लेकिन उस पर कीचड़ और नाली के काले धब्बे पड़े थे। उसे ऐसे हाल में देखकर रितिका बोलती है, तुम चुप करो जी, एक तो मेरा बेचारा भाई नाले में गिर गया, तुम्हें अपने सूट की पड़ी है। प्रीतम चल बाथरूम में, तू नहा ले, मैं तुझे साबुन और तौलिया देती हूँ। इतना कहकर रितिका और प्रीतम वहाँ से चले जाते हैं और अपने सर पर हाथ रखकर किशन खुद से बोलता है, इस साले कमीने ने तो मेरी जिंदगी झंड कर रखी है। पहले आते ही 3000 का चूना लगवाया, फिर बाहर से खाना मंगवाया, और आज अपने साथ साथ मेरे इतने महंगे सूट को गंदे नाले में डुबाया। जब दूर का साला इतनी पास आकर जिंदगी की ऐसी तैसी कर रहा है, तो अगर सच में रितिका का कोई सगा भाई होता, वो तो मेरे सर पर बैठकर नाचता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और प्रीतम अपने 2 दोस्तों को लेकर घर आता है और बोलता है, जीजी, ये मेरे दोस्त है। वो क्या है ना, इनके मकान मालिक ने इनका सामान बिना बताए ही घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे इनकी हालत देखी नहीं गई, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया, बस 2 दिन के लिए। जीजी, मैंने सही किया ना? हाँ हाँ प्रीतम, बिल्कुल सही किया तूने। अरे आजकल कौन रखता है तेरे जैसे सोच विचार? क्यों जी, मैं ना कहती थी मेरा भाई लाखों में एक है। हाँ हाँ, और इस लाखों में एक को मेरे ही पल्ले पड़ना था। पहले ये दूर का साला क्या कम था जो अब इसके छपरी दोस्त भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए। हे भगवान, जल्दी से इस साले नाम की बला को यहाँ से खिसका दो ताकि मैं चैन से जी सकूं। ओए प्रीतम, तेरे जीजू की शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे हमारे आने से उनकी छाती पर सांप लौट रहा हो। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे जीजू का दिल कितना बड़ा है, वो तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने देंगे। इतना बोलकर वो लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और कुछ ही टाइम में सारा खाना चट कर जाते हैं। जिसके बाद में किशन बोलता है, प्रीतम, ये तेरे दोस्त हैं या पिछले जन्म के राक्षस? मैंने तो अभी खाने को ठीक से देखा भी नहीं और ये डकार भी गए। हाँ तो खाना देखने की नहीं खाने की चीज होती है, तो खाएंगे ही ना। ऐसे ही समय गुजरता है और प्रीतम के जाने का दिन आ जाता है। जाते वक्त रितिका बोलती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, 2-4 महीने तो रुक जा भाई। अरे ओ मूर्ख औरत, जाती बला को क्यों रोक रही है? अरे तुम भी ना कुछ भी कहती हो। अब भला कब तक अपनी बहन के घर में रहेगा? उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हाँ जीजी, जीजू सही कह रहे हैं। कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर रहूंगा? चलता हूँ अब।
इतना बोलकर वो सामान लेकर दरवाजे से बाहर चला जाता है। प्रीतम के जाते ही किशन चैन की सांस लेता है और सोफे पर पसर जाता है कि तभी थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है और दरवाजे पर प्रीतम खड़ा होता है और बोलता है, वो क्या है ना जीजू, जीजी के प्यार ने मुझे एयरपोर्ट तक जाने ही नहीं दिया और फिर मैसेज आया कि मेरी फ्लाइट भी किसी कारण डिले हो गई है, तो मैं वापस आ गया। ये सुनकर तो जैसे किशन के होश उड़ जाते हैं और वो सर पकड़कर बोलता है, भगवान, थोड़ी देर की खुशी लेकर छीन भी ली, आखिर ये दूर का साला पास ही क्यों आया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।